अक्षय सर के साथ तो बहुत ही फन एक्सपीरियंस था। तो उनके दिमाग में चलता रहता है कि मैं क्या कर दूं कि कोई प्रैंक कर दे या फिर किसी की कोई चीज़ छुपा देंगे। तो वो प्रैंक जो उनके अंदर बसा हुआ है। आपको इनिशियल डेज में बोला गया था कि कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लो, नोज जॉब के लिए बोला गया था। ये मुझे बोला तो गया था। देखिए, मैंने तो इतने सारे ऑडिशंस दिए हैं जिसका कोई काउंट भी नहीं है। रोज़ लाइन में लगते थे, 10 बजे निकल जाते थे और हर स्टूडियो के बाहर जाते थे और अपना चेहरा दिखाते थे कि हम ऑडिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। में हमें वहीं रिजेक्शन मिल जाता था जब आप कहते थे कि आप ऑडिशन ही नहीं दे सकते। ऑडिशन के बाद काम मिलना तो बात की बात है, लेकिन ऑडिशन ही नहीं दे पाते थे। भूमि को बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस मिले थे उनकी एक्टिंग को लेके। लोगों ने उनकी जो सर्जरी थी उस पर बहुत ज्यादा किया कि बहुत फ्लैट फेस हो रहा है। इन सब चीजों का फर्क पड़ता है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में। मेरे साथ एक इंसिडेंट तो हुआ था। मैंने एक शो का ऑडिशन दिया था। बहुत अच्छा लगा था, जहाँ तक मुझे बाद में पता लगा। डायरेक्टर लव मी एंड उन्होंने मेरा ऑप्शन दिखाया। उन्होंने पूछा, अच्छा इंस्टाग्राम दिखाइए, कितने फॉलोअर्स हैं। मेरे नहीं है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स उतने जितने लोगों को लगता है कि एक एक्टर के पास होने चाहिए। उसकी क्या डेफिनेशन मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो मेरे पास नहीं थे। जो मुझे बाद में ख़राब लगा कि मेरा प्रोजेक्ट शायद इसलिए चला गया क्योंकि मेरे पास उतने फॉलोअर्स नहीं हैं जितने होने चाहिए किसी एक्टर के टू गेट दी ऑडियंस। पहले दिन मेरा सीन था नाना सर के साथ और अब मुझे लगा ये अब है सबसे बड़ा पहाड़ जो मुझे चढ़ना है। मुझसे पूछा, बेटा थिएटर करते हो? मैंने कहा सर हाँ मैं करता हूँ। उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा, थिएटर करना बहुत ज़रूरी। वो ये नहीं जानना चाहते कि आपने किया है नहीं किया, वो बस ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक्टर हैं तो आपके लिए थिएटर बहुत ज़रूरी है। मुझे 5 डायरेक्टर्स के नाम बताइए जिनको आप चाहते हो कि अविनाश मेरे को इनके साथ काम करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, और मैं करके रहूंगा। मुझे बताइए जरा कि कितना मुश्किल होता है जब आपके पास एक ऐसा कैरेक्टर हो जिसमें बहुत ज़्यादा बैक स्टोरी नहीं है, जिसमें हमें ये पता है कि हो सकता है कि बहुत छोटे से टाइम के लिए आए, बट आपको कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। उसकी प्रोसेस क्या कुछ अलग होती है? क्योंकि मैंने आपके परफॉर्मेंसेस में ये चीज़ नोटिस करी है। मेरे ख्याल से जब राइटर एक सीन लिखता है या डायलॉग्स लिखता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के, तो उसमें काफ़ी चीज़ें छुपी होती हैं जो एज एन एक्टर हमें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। शायद हो सकता है कि हमें जो उसका बैक स्टोरी है कम मिली हो, तो हमें कई बार खुद अपनी बैक स्टोरी बनानी पड़ती है। जितने भी सीन्स हमें मिले हैं उसको साथ में रख के, कहानी को देखते हुए कि ये जो कैरेक्टर है इसका बैकड्रॉप क्या है, ये कहाँ से आता है और इस सिचुएशन में ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है या ये सीन क्यों लिखा गया है। तो एज एन एक्टर हमारी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब हमारे पास बैक स्टोरी ज़्यादा नहीं होती। तो हमें वो खुद मेहनत करनी पड़ती है, हमारा वो काम है और हमें उसे सीरियसली लेना पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना भी मैं उसके बारे में बैक स्टोरी बना पाऊँ, अगर मेरे पास स्क्रिप्ट में मौजूद नहीं है, तो मैं खुद से उस पे मेहनत करता हूँ और उसकी बैक स्टोरी बनाता हूँ। मुझे बताइए, एक बोलते हैं ना कि इनिशियल फेज़ जब शुरुआत होती है, जब आप मुंबई आते हैं, आप आराम नगर के जब चक्कर लगाते हैं, वो सारा दौर कैसा था? और एक होता है जब आपके कोई कनेक्शन नहीं होते हैं ना, तो आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपके पास कोई नाम नहीं है जो आप आगे थाली में रख दो कि साहब इन्होंने भेजा है। वो फेज़ कैसा रहता है? और क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप अपनी जर्नी से जो नए एक्टर्स आना चाहते हैं उनको दो कि भाई ये गलती मत करना या फिर ये कम ज़रूर करना अगर एक्टर बनना है तो? देखिए, मैंने तो इतने सारे ऑडिशंस दिए हैं शुरुआत से लेकर अब तक, जिसका कोई काउंट भी नहीं है। करेक्ट। और समय के साथ हर साल मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं बेहतर तरीके से कर सकता था, नॉट इन टर्म्स ऑफ ऑडिशंस बट इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग पीपल और स्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ। क्योंकि यहाँ पर इतने नए लोग आते हैं, हर रोज़ नए चेहरे आते हैं और अभी सिचुएशन फिर भी चेंज हुई है आफ्टर कोविड, लेकिन पहले हम रोज़ लाइन में लगते थे स्टूडियो के बाहर। सुबह 10 बजे निकल जाते थे, 2-4 चेंजेस लेके बैग में, और हर स्टूडियो के बाहर जाते थे और अपना चेहरा दिखाते थे कि हम ऑडिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो पहले स्टेज में हमें वहीं रिजेक्शन मिल जाता था जब आप कहते थे कि आप ऑडिशन ही नहीं दे सकते। ऑडिशन फिट और देने के नॉट फिट फिट और वाला। नॉट फिट, ऑडिशन के बाद काम मिलना तो बात की बात है, लेकिन ऑडिशन ही नहीं दे पाते थे क्योंकि शायद उनके हिसाब से हमारा चेहरा उस पर्टिकुलर ढांचे कैरेक्टर में के लिए नहीं नहीं ढल रहा है, बैठता था। हाँ। जो कभी हमें इसका लॉजिक समझ में आज तक नहीं आया। शायद उनका अपना कॉल है, वो उनका जॉब है। तो मुश्किल तो काफ़ी होती थी और ख़राब भी बहुत लगता था कि हर रोज़ आप दिनचर्या आपकी ये बन गई है कि आप उठते हैं, अपने रेडी होते हैं, झोले में कपड़े डालते हैं और निकल जाते हैं रोज़ के अपने भागा-दौड़ी में। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ शायद
ये तरीका मुझे नहीं अपनाना चाहिए था पर्सनली। मुझे शायद अलग तरीके से लोगों को अप्रोच करना चाहिए था। मे बी ऑडिशन से ज़्यादा मुझे डायरेक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए था या फिर उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए था। जितना मैंने काम किया है, मुझे अपना काम उनके सामने एज़ अ शोरील प्रोड्यूस करना चाहिए था, ताकि मैं डायरेक्टली वहाँ तक पहुँचूँ और मेरा काम वहाँ पर दिखे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें थी जो काफ़ी बाद में मुझे समझ में आई, क्योंकि शुरू में आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होता और जैसे लोग होते हैं आपके आस-पास, आप भी उसी भेड़-चाल में चलते हो क्योंकि आपके पास गाइडेंस नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें समय के साथ सीखने को मिली, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी चीज़ें खुद में बदलाव लाया, लोगों से मिलना शुरू किया, अप्रोच करना शुरू किया। लोगों को जब मैंने अपना काम भेजा तो उनको काम पसंद आया, तो उन्होंने मिलना भी चाहा मेरे से। तो मेरे ख्याल से जो आपका काम ही आपको लेके जाता है आगे, तो जो मैंने छोटा-छोटा काम किया, उसके थ्रू मुझे लोग मिले, मेरे को अच्छे डायरेक्टर्स मिले, मुझे डायरेक्टर्स ने रिपीट किया और मुझे ऐसे मेरी जर्नी यहाँ तक अब आई है। मुझे बताइएगा, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपको इनिशियल डेज में बोला गया था कि कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लो, नोज जॉब के लिए बोला गया था? ये मुझे मतलब बोला तो गया था। मैं गया था कि एक ऑडिशन पे, तो मैं मिला कास्टिंग डायरेक्टर से, बहुत पहले की बात है, मतलब मेरे ख्याल से 7-8 साल हो चुके होंगे इस बात को। तो मैं मिला, उन्होंने कहा आपके लिए लीड तो है नहीं, क्योंकि अगर आपको लीड करना है तो आपको अपना नोज़ जॉब कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ हमें कोई छोटा-मोटा कैरेक्टर दे सकते हैं, मेन रोल नहीं दे सकते। उस वक़्त तो काफ़ी ख़राब लगा था, लेकिन मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं ज़रूर लीड एक्टर तो बन ही सकता हूँ और एक कहानी को अपने कंधों पर ले जा भी सकता हूँ। और मैंने ख़ैर कुछ दिन ख़राब लगा, सोचा ये क्या हो रहा है कि मैं इतने सालों से यहाँ लगा हुआ हूँ और अपना एक चीज़ जो ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी-सी किसी की बात से वो बिना सोचे उसने बोल भी दिया या फिर उसका अपना पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके। तो काफ़ी ख़राब लगा, लेकिन जैसे दोस्तों से डिस्कस किया कि यार मुझे ये नहीं कि मुझे कराना चाहिए, कि यार मुझे ख़राब लग रहा है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग किस बेस पे डिसीजन लेते हैं कि आप लीड एक्टर बन सकते हैं, नहीं बन सकते। खैर उसके बाद मैं उस चीज़ को गेट ओवर किया और अगेन ऑडिशंस दिए और अच्छे खासे मुझे रोल्स मिले, बड़े रोल्स मिले। मैंने इंडिपेंडेंट फ़िल्म्स की हैं जिसमें मैं लीड रोल में हूँ, कहानी को लीड कर रहा हूँ और लोगों ने कहा मुझे देखकर, मेरी परफ़ॉर्मेंस को देख के, कि आप एक पूरी कहानी को अपने कंधों पे सँभाल सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए उस दिन को मैं याद करता हूँ तो हँसता हूँ। वो कभी वो कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी थे कभी मिले दोबारा कि क्या कुछ बोल रहे थे क्या आपके बारे में, ये देखो मेरी फिल्म है? मैंने उनको इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर देखा, लेकिन मेरा फेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे। ना मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा कोई कॉन्फ्रंटेशन। मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहता। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी जहाँ से वो आते हैं, उनकी वो सोच है, लेकिन मेरी वो सोच नहीं है। मैं अगर फिल्मोग्राफी की बात करूं, आपकी करियर की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है छोरी, है ना? मुझे बताइए ज़रा उसका प्रोसेस कैसा था? क्या कुछ ऑडिशन था? क्या कुछ बोलते हैं ना कैरेक्टर्स, लुक टेस्ट वगैरह था? दैट टू नुसरत भरूचा, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है उनके करियर की। उनसे पहली मुलाकात, वो प्रिपरेशन, वो पहला शॉट, फिल्म की सक्सेस, मतलब वो पूरा जर्नी, उस फिल्म का जर्नी। छोरी जब मेरे पास आई तो लॉकडाउन, बस फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था। मैं किसी तरीके से घर से आया था ये कह के कि मुझे वापस बॉम्बे जाना है, क्योंकि जो लॉकडाउन का समय था वो काफ़ी लोगों के लिए ऐसा था कि उनको नए रास्ते देखने पड़ेंगे लाइफ जीने के, क्योंकि पता नहीं था हमारी इंडस्ट्री भी कहाँ जा रही है और क्या आगे इसका फ्यूचर होने वाला है। तो मैं बॉम्बे आया और मुझे अभी काम शुरू होने वाला था, लेकिन काम शुरू हुआ नहीं था। तो मैं ढूँढ रहा था कुछ ऐसा काम मिले, अच्छा काम मिले। उस वक़्त मैं सोच रहा था कि वापस मैं छोटे रोल भी मिलेंगे कर लूँगा, क्योंकि अभी फ्यूचर का कुछ पता नहीं है कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। लेकिन मुझे एक ऑडिशन आया और कहा कि एक फ़िल्म है, हॉरर फ़िल्म है, मराठी फ़िल्म है, उसकी रीमेक है। विशाल फोरिया जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने उस फ़िल्म को देखा नहीं था, तो मैंने फ़िल्म के बारे में गूगल किया, विशाल सर के बारे में गूगल किया, उनके प्रोजेक्ट्स जो बाकी रहे हैं और जो वो लापा छापी जो मराठी फ़िल्म है उसकी रीमेक है। तो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा कि कितनी वो फ़िल्म को सराहना मिली है, उसकी कहानी की बहुत पसंद किया गया है मराठी सिनेमा में, तो मेरे लिए ये तो था कि एक फ़िल्म का ऑडिशन आया है और दूसरा ये था कि ऑपोज़िट नुसरत भरूचा। तो इट्स काइंड ऑफ पुट मी इन दैट स्पेस कि मैं एक फ़िल्म के लीड मेल एक्टर की पोजीशन पे आ रहा हूँ। तो मेरे लिए वो ऑडिशन बहुत ज़रूरी था और मुझे 2 सीन भेजे थे। फिल्म के ही सीन थे या कुछ अलग था? फ़िल्म के सीन थे। ओके। 2 सीन थे। जो दूसरा सीन था वो कहीं न कहीं उस फ़िल्म में नहीं था, लेकिन वैसा ही सीन छोरी 2 में आया था।
थोड़ा ओके तो पूरा जो 2 सीन थे काफ़ी अलग थे। ओके जैसा आपने देखा होगा मेरा कैरेक्टर ट्रांसफ़ॉर्म कैसे हाँ, करता है छोरी 2 में, करेक्ट हाँ 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 लेकिन उस वक़्त वो सीन मेबी डायरेक्टर ने सोचा होगा कि उसकी बैक स्टोरी थी वो सीन की, लेकिन वो सीन फ़िल्म में नहीं था, जो दूसरा सीन था। लेकिन ऑफ़ कोर्स जो पहला सीन था वो फ़िल्म में था। हम्म, तो मैंने ऑडिशन दिया और आप हर ऑडिशन में ये सोचते हैं, मान के चलते हैं कि आपने अच्छा किया है और आपको समझ में भी आता है कि ऑडिशन अच्छा हुआ है तो चांसेस हैं। कम से कम मैं जब ऑडिशन देता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि शायद मैंने ये इतना अच्छा तो दिया है कि डायरेक्टर के पास जाएगा और उनको पसंद आएगा। हम्म, कई बार आपको खुद ही लगता है कि शायद इतना अच्छा नहीं हुआ, फिर भी बेहतर हो भेज देते सकता हैं, है हाँ, हाँ लेकिन चलो भेज देते हैं। लेकिन हम्म, कुछ ऑडिशंस आपको ऐसे लगता है कि यार ये तो मैंने क्रैक किया है शायद, चांसेस हैं। हाँ, तो छोरी के साथ भी वैसा ही था। जब ऑडिशन मैंने दिया मुझे लगा मैंने अच्छा कर दिया है, इससे बेटर शायद मैं अभी तो नहीं कर सकता, मे बी हम्म, और इन फ्यूचर इन करेक्ट फ्यूचर हाँ स्क्रिप्ट मिलेगी और कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा तो मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। खैर मैंने वो ऑडिशन दिया और मुझे कास्टिंग डायरेक्टर जो थे उस वक़्त, उनका कॉल आया कि आपसे विशाल फुरिया मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ओके, अच्छा इसका मतलब ये मेरा ऑडिशन शॉर्टलिस्ट हुआ है या मैं फाइनल हो गया हूँ? फाइनल तो हो कह रहे गया मेरे को मिलना चाहते हैं। हाँ तो मैंने कहा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट? तो मैं विशाल फुरिया सर से मिला और उन्होंने कहा कि मुझे आपका ऑडिशन बहुत अच्छा लगा और उन्होंने शायद मेरी एक फ़िल्म देखी थी। मैंने एक फ़िल्म की है घर पे बताओ, हाँ ये यूट्यूब पे है हाँ और ये एक 70 मिनट्स सिंगल टेक फीचर फ़िल्म है, जो यूट्यूब ओके पे है और इट्स अबाउट अ कपल। मैं और एक मेरी गर्लफ्रेंड जो फ़िल्म में है, हम माथेरान में हैं और हम कुछ हम्म, डिस्कस कर रहे हैं लाइफ़ के बारे में, अपनी लव मैरिज के बारे में। तो वो सिंगल टेक फ़िल्म है जो 70 मिनट्स का है। तो मैंने वो सिंगल टेक हमने वो फ़िल्म शूट किया था। अ, तो उन्होंने शायद वो फ़िल्म भी देखी थी कहीं क्योंकि उनका जो मेरी फ़िल्म का जो साउंड डिज़ाइनर थे और छोरी के साउंड डिज़ाइनर सेम हाँ, मतलब उस वक़्त उनकी जो बात चल रही थी वो शायद जानते थे उनको ओके साउंड रिकॉर्डिस्ट। तो उसके थ्रू उन्होंने वो फ़िल्म देखी, उनको मेरा काम अच्छा लगा, उन्होंने मेरा ऑडिशन मँगाया और फिर मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा वी वांट टू गो अहेड विद यू। मैं बहुत खुश था कि मेरे लिए फाइनली एक ऐसी फ़िल्म, ऐसा मौका आया है कि जहाँ मेरे को ज़्यादा स्क्रीन टाइम, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, बड़ी फ़िल्म ऑपोज़िट नुसरत भरूचा और विद अ प्रोडक्शन हाउस लाइक एबडेंशिया, देन अमेज़न प्राइम। तो सब कुछ वो आ रहा था मेरे पास जो मैं शायद चाह रहा था इतने समय से मेरे साथ हो। और फिर उसके बाद एग्रीमेंट हुआ और फिर जब मेरा पहला दिन था ऑफ़िस में लुक टेस्ट का विद नुसरत, तब मैंने पहली बार नुसरत से मिला और मैंने कहा लाइक आई हैव सीन योर वर्क और मुझे उनके साथ ऑपोज़िट कास्ट किया है, तो मेरे लिए काफ़ी बहुत सुंदर दिन था वो। तो हमें हमारा फ़ोटोशूट हुआ साथ में, एज़ अ कपल कैसे लगते हैं और पूरा डिस्कशन हुआ था, फिर स्क्रिप्ट रीडिंग हुई। तो वो सारा जो प्रोसेस था मेरे लिए बहुत सुंदर दिन थे वो, क्योंकि स्पेशली हम कोविड के बाद बॉम्बे आए थे, तो समझ नहीं आ रहा था लाइफ़ कैसी होने वाली है और उसके बाद आपको सडनली एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो आपको और मोटिवेट करता है और आपको एकदम से उस जगह लाके खड़ा कर देता है जहाँ आप एक सुकून फ़ील करते हैं। तो वैसा था वो। मैं अगर नुसरत और विशाल भाई दोनों की बात करूँ, मेरे लिए दोनों लोग ही ना बहुत स्पेशल हैं। विशाल भाई से मेरा बॉन्ड ऐसा है कि उनका हॉरर फ़िल्म का जो नॉलेज है, वो इतना तगड़ा है ना कि बहुत बार अगर मेरा कुछ मन है कुछ हॉरर देखना बट समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उनको मैसेज करता हूँ, विशाल भाई कुछ सजेस्ट करो। वो ऐसे 3-4 फ़िल्मों के नाम देखते हैं, बोलते हैं, "देख के बताना।" उनके पास मेरे ख़्याल से हॉरर फ़िल्म्स का एक एनसाइक्लोपीडिया है उनके पास। एग्ज़ैक्टली, उन्होंने शायद सारी फ़िल्में देखी होंगी और वो हर फ़िल्म के बारे में आपसे इतनी डिटेलिंग में बात डिटेल कर में सकते बात हैं करते हैं। और उनको जो नॉलेज है हॉरर जॉनर की हुँ, और जो एक आई एम श्योर आपको भी पता है कि हमारी हिंदी फ़िल्म्स में जो भी सीरियस हॉरर बना रहे हैं, वो विशाल फुरिया सर एक ऐसे वही डायरेक्टर हैं, वरना वही तो खाली चिल्ला-चोट चलती रहती, हाँ। झैं पे, वो कट टू कट कट लगा दिए और वो बेफिज़ूल के साउंड इफ़ेक्ट्स लगा दिए। हाँ, लेकिन जो सीरियस हॉरर जो इस वक़्त हाँ, डायरेक्ट कर रहे हैं वो वो विशाल, विशाल सर हैं। बिल्कुल। तो उनकी जो नॉलेज है हॉरर को लेकर और जिनका उनका जो एक फ़िल्म मेकिंग एक आइडिया है टू शोकेस हॉरर जॉनर फ़िल्म्स, वो काफ़ी अलग है। हुँ, जो मैंने उनके साथ 2 फ़िल्में शूट की हैं, अभी भी कुछ प्लान चल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना भी, उनके साथ सेट पे रहना भी और ठीक जिस है। तरीके से वो अपने एक्टर्स के साथ रहते हैं, ट्रीट करते हैं। अ, मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूँ टू वर्क विद हिम। आपने बोला कि अभी भी कुछ प्लान चल रहा है, क्या छोरी 3 प्रोसेस में अभी है? अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन छोरी 3 का भी मुझे नहीं पता और कुछ हाँ, ऐसा हम बात कर रहे हैं तो ओके। देखते हैं। एंड जब छोरी बन रही थी तभी प्लान हो गया था कि छोरी 2 बनेगी या फिर फर्स्ट की सक्सेस के बाद फिर वो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ? उन्होंने एक क्लिफ हैंगर तो छोड़ा था वहाँ पर हाँ, कि हो सकता है हो अगर सकता है, ऑडियंस को करेक्ट पसंद आए, हाँ। तो हम बनाना चाहेंगे सेकंड पार्ट और ऑडियंस को इतना पसंद आई छोरी तो उन्होंने छोरी 2 बनाई। हुँ। जी। एक और फ़िल्म रहा है बहुत इम्पोर्टेंट, दलदल।
है ना, सीरीज सीरीज, सॉरी, एक और सीरीज इंपॉर्टेंट है दलदल विद भूमि पेडनेकर। क्या फ़र्क होता है जब आप ओटीटी के लिए एक फ़िल्म कर रहे हो, नुसरत भरूचा हैं, विशाल फूरिया हैं, हॉरर जॉनर है, दैट टू दलदल, एक वेब शो, ठीक है? एक्टर्स बदल गए हैं, डायरेक्टर बदल गया है, जॉनरा बदल गया है, क्या कुछ बदलता है फिर? मेरे ख्याल से एज एन एक्टर हमें आदत होती है कि हम कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जब आप हफ्ते में एक हफ्ते आप एक तरीके के सेट पे हैं, दूसरे हफ्ते आप दूसरे तरीके के सेट पे हैं, और लोग बदलते हैं, प्रोडक्शन हाउस बदलते हैं, जो फिल्म और जो सीरीज़ आप शूट कर रहे हैं उसका जॉनर बदलता है, लोग बदलते हैं। तो हमें आदत तो पड़ जाती है कि हम एक शू से दूसरे शू में कदम रख रहे हैं। तो एज एन एक्टर इतने सालों से काम करने के बाद आदत तो पड़ जाती है कि हम दोनों सेट को संभाल सकते हैं अपने कैरेक्टर को लेके। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि सडनली आप एक दूसरे स्पेस से आ रहे हैं जहाँ मे बी सिचुएशन या वो कैरेक्टर कम्प्लीटली डिफरेंट है देन अभी आप जो कर रहे हैं। तो अगर डिफरेंस कम होता है दिनों का तो आपको एकदम से जब आप सेट पे जाते हैं तो आपको याद करना पड़ता है, अच्छा हम ये कैरेक्टर है, ये सारा है, ये कहानी है, हम ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये हमारी बैक स्टोरी है। तो जो एक प्रोसेस होता है कि हाँ हमको दूसरा सब भूल के अब इस प्रोजेक्ट पे इस कैरेक्टर पे ध्यान देना है, ये सीन है, ये हम आज परफॉर्म करने वाले हैं। तो वो एक एक्टर की प्रिपरेशन होती है जो वो घर से भी करके आता है या वैनिटी के अंदर करता है या फिर सीन से पहले करता है, सबका अपना प्रोसेस है। लेकिन हाँ, अगर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और सीन्स काफ़ी डिफरेंट है तब चैलेंजिंग तो होता है। मैं अगर दलदल की ही बात करूं, मुझे याद है शो को लगभग प्यार मिला था, बट भूमि को बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस मिले थे उनकी एक्टिंग को लेके। खास तौर से लोगों ने उनकी जो सर्जरी थी उस पर बहुत ज़्यादा किया कि बहुत फ्लैट फेस हो रहा है। एज एन एक्टर कभी ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई शो की रिलीज के बाद, कभी कुछ बातचीत हुई, या फिर इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कि अगर आपके लुक को लेके, आपकी परफॉर्मेंस को लेके, इन अ केस अगर अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा है इन ऑल, तो उससे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे फ़र्क पड़े? मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो जो एक्टर्स फेस करते हैं वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे जो चीज़ आप कह रहे हैं मुझे ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ, कुछ फील भी नहीं हुआ। क्योंकि जब आप एक एक्टर को देखते हैं, आप उस इमोशन को देख रहे हैं, आप उस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, उस कैरेक्टर को देख रहे हैं। जब मैं दलदल शूट भी कर रहा था तो मुझे उसमें जब भूमि परफॉर्म भी कर रही थी तो मुझे उनके अंदर वो रीटा वो दिख रही थी। तो मेरे लिए वो इतने उस मोमेंट में वो थी कि मुझे ये चीज़ें तो कभी मैंने सोचा भी ना, कभी मेरे जहन में आई कि ऐसा भी कुछ है। तो मेरे लिए तो वो बहुत ऑर्गेनिक था। हमारे जो सीन्स थे वो बिल्कुल एज एन एक्टर जब हम परफॉर्म करते हैं, उस सीन का जो मोटिव है, उस सीन में जो हम कहना चाहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सबको मौका मिल जाता है अपनी बात रखने का, ट्रोल करने का। तो जो ट्रोल कर रहे हैं वो करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो भूमि ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड शी वाज द बेस्ट चॉइस फॉर रीटा। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, ये मेरे को लगता है, बताइएगा आप अग्री करते हो या नहीं मेरे थॉट प्रोसेस पे, लड़कों के लिए सोशल मीडिया ज़्यादा मुश्किल है लड़कियों के कंपैरेटिवली? एक्चुअली मेरे ख्याल से लड़के जो है ना वो थोड़े कॉन्शियस रहते हैं टू पुट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। जो लड़के हैं, अच्छी बात है कि वो थोड़ी फ्री फील करती हैं सोशल मीडिया पे एंड दे कैन वो सोशल मीडिया पे जो भी है अपना कंटेंट डाल सकती हैं। मेरे ख्याल से जैसे मैं भी हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करता हूँ अपने आप को ज़्यादा सोशल मीडिया पे पुट आउट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि जैसा आपने कहा कि इजी है उनके लिए या फिर वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा जो फेमस मतलब फॉलोअर्स ज़्यादा लड़कियों के होते हैं वो तो ऑफ कोर्स है लेकिन मेरे ख्याल से अगर लड़के भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो उनको भी फॉलोअर्स मिलते हैं। एंड ये जो फॉलोअर्स के बेसिस पे जो कास्टिंग वाली जो चीज़ चलती है, बहुत हम लोग सुनते हैं कि अरे यार इसको नहीं लिया या उसको प्रायोरिटी दी क्योंकि मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इतने लोग हैं, एंगेजमेंट अच्छा है, फलाना फलाना। उस वो चीज़ कभी आपने फेस करी कि यार क्योंकि मैं इंस्टा पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ, मेरे फॉलोअर्स उस नंबर में नहीं है जो लोग मांगते हैं? मेरे साथ एक इंसिडेंट तो हुआ था। मैंने एक शो का ऑडिशन दिया था, अगेन लीड पार्ट। बहुत अच्छा लगा था जहाँ तक मुझे बाद में पता लगा। डायरेक्टर लव्ड मी एंड उन्होंने मेरा ऑप्शन दिखाया। तो जहाँ तक मुझे पता लगा बाद में कि उन्होंने पूछा, अच्छा इंस्टाग्राम दिखाइए कितने फॉलोअर्स हैं। मेरे नहीं है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स उतने जितने लोगों को लगता है कि एक एक्टर के पास होने चाहिए
उसकी क्या डेफिनेशन मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन वो मेरे पास नहीं थे, जो मुझे बाद में ख़राब लगा कि मेरा प्रोजेक्ट शायद इसलिए चला गया क्योंकि मेरे पास उतने फॉलोअर्स नहीं हैं जितने उनको ऐसा लगता है कि होने चाहिए किसी एक्टर के टू गेट दी ऑडियंस। हम अपना काम ऑनेस्टली करते हैं, हम अपना एक्टिंग पे ध्यान देते हैं। अब फॉलोअर्स के लिए क्या करना चाहिए वो अभी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या कंटेंट बनाऊँ कि मेरे फॉलोअर्स आएँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी रोल मुझे मिल रहा है या जो भी प्रोजेक्ट्स मुझे मिल रहे हैं, मैं उसमें अपना ऑनेस्टली काम करूं और जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो मुझे मेरे काम की वजह से जाने। उसके साथ-साथ जितने फॉलोअर्स आएँगे अच्छी बात है, बाकी तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं एज अ क्रिटिक मैं तो ये चाहता हूँ कि जो फॉलोअर्स वाला ड्रामा है ना, ये बंद ही हो जाए भाई साहब। कि आप काम देखो ना, कि एक एक्टर का काम है ऑन स्क्रीन जो भी फॉर्मेट है, वो टीवी हो, वेब शो हो, फिल्म हो, वहाँ पे एक्ट करना है, ना कि वो 10-20 सेकंड के लिए नाच गाना करके वहाँ पे ये देखो आज यहाँ गया, मैंने ये खाया, मैं ये कर रहा हूँ, वो सब पता नहीं। दिस इज लाइक माय थॉट्स, आई डोंट नो लोग अग्री करें या नहीं। जी। ठीक है, फिल्मोग्राफी पे वापस आते हैं, काम पे वापस आते हैं और बात करते हैं संकल्प की, जो इस वक्त काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। बताइए ज़रा, संकल्प में घुसना कैसे हुआ, दैट टू नाना पाटेकर साहब? मेरे पास जब इसका ऑडिशन आया हाँ। तो बताया कि एक आईपीएस ऑफिसर है हम्म, और सीन मैंने पढ़ा तो बहुत ही सुंदर सीन था, जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, जो सीन हाँ। नीरज कवि सर के साथ। तो वो सीन ऑडिशन सीन भी था मेरा, मैंने यहीं दिया था। ओके। तो जब मैं उस वक्त छोरी 2 की शूटिंग कर रहा था, मेरी दाढ़ी थी इतना भरी। पहले की बात है ये? हाँ, ये ओके। दो तो मैं शूट कर रहा था और मैंने कहा मेरा तो अभी शूट चल रहा है तो मेरा कंप्लीटली लुक डिफरेंट है और उसमें क्लीन शेवन को लुक हाँ। चाहिए था। मैंने कहा मैं शेव तो नहीं कर पाऊंगा, मेरी कंटिन्यूटी है। टाइम चल रही तो है। उन्होंने कहा आप ऑडिशन भेजिए फिर देखते हैं। हम्म, मैंने ऑडिशन भेजा, बिल्कुल अलग लुक में। जो छोरी 2 आपने देखी होगी कैसा हाँ, मेरा लुक है, बियर्ड पूरा फुल पूरा, बियर्ड। हाँ। लेकिन जो भी था उनको ऑडिशन अच्छा लगा और मुझे बताया गया कि आपका ऑडिशन बहुत अच्छा लगा है एंड सर वांट्स टू मीट। अब मेरे लिए था कि प्रकाश सर जा। मेरे से मिलना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं गंगा जल हुई या फिर अपहरण या फिर मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ प्रकाश सर का। और जब मुझे पता चला कि मुझे उनके साथ मिलने जाना है तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनसे क्या बात करूं कि उनको ऐसा लगे कि सही कास्ट किया है, कोई कोई ऐसा नौसिखिया तो नहीं आ गया। खैर, वो एक जो रहता है एक हर एक्टर के अंदर कि भाई आप जा रहे हो किसी बड़े डायरेक्टर से मिलने तो आप अपना फुल ऑन दो और कुछ भी चीज़ में कमी ना रह जाए। खैर मैं अपना बेस्ट जो मैं हो सकता था उस तरीके से मैं मिलने गया और मैं उनके ऑफिस में गया। प्रकाश सर वहाँ बैठे थे। उनका ऑफिस भी कितना सही है वैसे, कोर्ट रूम जैसा हाँ, फील हाँ, देता हाँ, है। हाँ, कोर्टरूम जैसा फ़ील देता है। तो आप पहले घुसते हैं, आप छोटा-सा मंदिर है, आप हाथ जोड़ते हैं और वहीं पर ही लेफ्ट में उनका एक डेस्क है जहाँ वो दूर से बैठे रहते हैं। तो वो जो डिस्टेंस था ऑफिस के डोर से लेकर प्रकाश सर तक कि उनके सामने एक चेयर है जहाँ मुझे आके बैठना है। तो उस 10 सेकंड की वॉक में मैं इतना सोच रहा था कि मैं पहला शब्द क्या निकले कि क्या बोलूँ मैं उनको कि इम्प्रेस हो जाए इम्प्रेस सामने हो वाला। जाए। मैं इस मोमेंट में हूँ जहाँ मुझे एक मौका भी मिला है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। हाँ। मैं फाइनल भी हो गया हूँ। तो मैं कुछ ऐसी बात ना कह दूँ कि उनको ऐसा लगे यार ये एक्टर शायद पता नहीं डर लगता है एक, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि तो फिर मैं गया और मैं बैठा उनके साथ। मैंने कहा सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपके साथ हमेशा से काम करना चाहता था। फाइनली मौका मिला है आपके साथ काम करने का। तो उन्होंने थैंक यू बोला। फिर उन्होंने शुरू किया मेरे से पूछना आप कहाँ से आए हो? क्या आपका बैकग्राउंड है? कब से काम कर रहे हो? तो मेरे ख़्याल से जितने सवाल जितना इंटरेस्ट उन्होंने मुझ में दिखाया मेरी पर्सनल लाइफ़ में, मेरे बैकग्राउंड में और मैं कहाँ से आता हूँ, मेरे बारे में जानने का, वो मैंने काफ़ी समय बाद किसी एक बड़े डायरेक्टर से देखा था कि वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं आपकी लाइफ़ में, आपके बारे में जानना चाहते हैं। शायद वो देखना चाहते हैं जिसके साथ वो काम कर रहे हैं वो कहाँ से आता है, किस तरीके की उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसकी सोच है। तो वो जो 10-15 मिनट का कॉन्वर्सेशन था अबाउट मी, अबाउट लाइफ़, वो मेरे लिए मतलब मुझे ऐसा लगा था हाँ, मैं रिलैक्स हो गया था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं प्रकाश सर के साथ लाइफ़ डिस्कस कर रहा हूँ, अपने बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और मैं उस प्रकाश झा प्रोडक्शन के ऑफ़िस में बैठा हूँ। फिर उन्होंने वासुदेव जो मेरा कैरेक्टर है, वासुदेव रंजन, उस कैरेक्टर के बारे में बताया कि वो कहाँ से आता है, वो किस तरीके का है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, उस जो संकल्प का यूनिवर्स है उसमें उसका क्या भाग्य है। तो सारी बातें हुई और उन्होंने बोला वेलकम टू द प्रोजेक्ट। उस वक्त उसका नाम लाल बत्ती था। लाल बत्ती, हाँ। तो बस वो दिन मेरे लिए अभी भी बहुत यादगार है और उसके बाद हम सेट पे हमने शूटिंग शुरू की।
पहला दिन मेरा नाना सर के साथ था, तो वो अलग एक और कि नाना सर के साथ अब फाइनली मुझे शूट करना है। उससे पहले मैं मिला नहीं था उनसे। उससे पहले कोई बातचीत उससे पहले कोई बातचीत नहीं थी। पहले दिन मेरा सीन था नाना सर के साथ, और अब मुझे लगा ये अब है सबसे बड़ा पहाड़ जो मुझे चढ़ना है। नाना सर के साथ पहला सीन उसका शो का। तो खैर नाना सर ऑलरेडी उस सीन में थे, मैं एंटर करना था मुझे, तो मैं सीन पूरा शूट हुआ, कट हुआ, तो नाना सर को पता चला कि मैं वासुदेव का कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे मेरे कैरेक्टर नेम से बुलाया, वासु। मैंने कहा सर मेरा नाम सौरभ है, वासुदेव कैरेक्टर कर रहा हूँ, आपके साथ काम करके मुझे, आपको समझ भी नहीं सकते आपको कैसा लग रहा होगा, मुझे कैसा लग रहा होगा, सॉरी। फिर नाना सर का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मेरे ख्याल से या तो मुझसे पूछा या फिर हर एक्टर से पूछते हैं कि बेटा थिएटर करते हो? हाँ। तो मैंने कहा सर हाँ मैं करता हूँ, मैं अभी के सर के साथ, के रैना जी के साथ मैं प्ले कर रहा था, उससे पहले मैंने सलीम आरिफ जी के साथ, इनके साथ थिएटर किया है। तो उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा, थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक आपको मोटिवेट करते हैं कि थिएटर कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वो ये नहीं जानना चाहते कि आपने किया है नहीं किया, वो बस ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक्टर हैं तो आपके लिए थिएटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो थिएटर से आते हैं, उन्होंने इतने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, वो जुड़े हैं वो चलता नाटक फिरता से। सिनेमा है, सिनेमा वो है इंसान वो अपने आप में। तो फिर वो मेरा जो पहला इंटरेक्शन था उनके साथ, उसके बाद जब वो इतने फ्रेंडली हैं कि जब भी कोई सीन होता है या फिर कट होता है, वो बगल में बिठा लेते हैं और आपसे से बातें करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, और कहानियाँ ऐसे कुछ भी सुनाते हैं। सेट पे किसी के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं, मतलब उस तरीके से फन मोमेंट जो होते हैं, मस्ती मजाक जो कर रहे हैं वो करते हैं। एक तो इतना स्ट्रेट फेस ह्यूमर करते हैं ना कि वो आपके साथ मजाक कर रहे होंगे, आपको लगेगा अच्छा ओ मजाक था। एक्चुअली जब आप जाते हैं, आपने इतनी कहानियां सुनी होती है नाना सर के बारे में, तो आपको पहले से लगता है कि यार मैं अपना बेस्ट बिहेवियर में रहूंगा, शायद नाना सर कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर ना करे, लेकिन वो कुछ नहीं है ऐसा। जितनी कहानियां हमने सुनी है, जितनी कहानियां भी हमने सुनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनके साथ, नाना सर के साथ कुछ भी बात कर सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, साथ में खा पी सकते हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही चिल्ड आउट पर्सन है वो। कहानियों का जिक्र हुआ और मुझे याद आए हैं अक्षय कुमार, उनका फिटनेस, उनका सेट पे आना, उनका प्रैंक्स, उनके मतलब क्या वो इंसान। बताइए ज़रा सरफिरा के बारे में बताइए कि अक्षय कुमार से मुलाकात, सेट पे उनके साथ काम करना, क्या कुछ हुआ था? अक्षय सर के साथ तो बहुत ही फन एक्सपीरियंस था। जैसे आपने बोला प्रैंक, वो चलते फिरते उनके दिमाग में चलता रहता है कि जैसे कट हुआ, अगर हमने वहाँ हमारा शॉर्ट कट हुआ और मैं अगर चेयर पे बैठने जा रहा हूँ, तो उनको लगेगा कि मैं क्या कर दूँ कि कोई प्रैंक कर दे। जैसे छोटी बॉटल पड़ी है नीचे मेरे, जहाँ मैं बैठने जा रहा हूँ, कुर्सी पे डाल दी ताकि मैं बैठूँ, एकदम से कुछ हो जाए, या फिर किसी की कोई चीज़ छुपा देंगे। तो वो प्रैंक जो उनके अंदर बसा हुआ है, बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपका जो आप ऐसे सेट पे हैं जो काफ़ी सीरियस चल रहा है, लेकिन एक मोमेंट्स ऐसे आते हैं जो आपको लाइट फील कराते हैं। तो वो एक अक्षय सर का काफ़ी अच्छा है। और फिर वो जब खाली समय होता है तो वो बैठ के हम कभी सर के साथ लूडो खेल रहे होते थे, तो वो भी एक बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ भी कुछ इनहिबिशंस रखते हैं, वो भी आप कुछ भी। ये सब चीजें बॉन्ड के लिए भी बहुत बॉन्ड जरूरी के लिए है कि आप बहुत ऑफ बॉन्डिंग। स्क्रीन अगर बॉन्ड अच्छा है तो आप ऑन स्क्रीन भी वो चीज अच्छा ऐसा परफॉर्म कुछ कर नहीं होगा पाएंगे। कि हाँ आप इस कैरेक्टर के लिए आए तो आप उनके पास नहीं आ सकते या फिर आप उनसे बात नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ही ऐसे ही घूमेंगे जैसे हम घूम रहे हैं सेट पे, वैसे ही किसी के साथ भी छिड़खानी करेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये जगह पर अक्षय सर नहीं बैठ सकते, वो कहीं भी कोई खाना खा रहा होगा। वहाँ पर मुझे याद है हम वाई में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर जो गांव के लोकल लोग थे, वहाँ पर एक बहुत बूढ़ी सी दादी थी, मतलब मेरे ख्याल से 95-100 साल की होंगी। तो मे बी वो शूटिंग देखने आई होंगी, बैठी। तो वहाँ अक्षय सर आए, शायद उनसे बातें की, आई, वो मराठी भी बोलते हैं अच्छी, तो उनके साथ मराठी में बात कर रहे थे। फिर जहाँ तक मुझे बाद में पता लगा शायद उनके घर भी गए खाना खाने। तो वो बहुत ही एक अच्छा जो ह्यूमन होते हैं ना अक्षय सर, वो हैं। तो मुझे काफ़ी सीखने को मिला उनसे भी। सबसे जो मेरे लिए मेमोरेबल डे था, हम एक दिन शूट कर रहे थे, तो मैं अक्षय सर के साथ पीछे बाइक पे बैठा हूँ और अक्षय सर बहुत फास्ट बाइक चला रहे हैं क्योंकि हम चेस कर रहे हैं कुछ। और उस वक्त वो कैमरा लॉन्ग शॉट था, बहुत दूर टेली लेंस लगा था, बहुत दूर थे। तो सिर्फ मैं और अक्षय सर बाइक पे थे और हम एक रिमोट लोकेशन पे थे और अक्षय सर फुल स्पीड में बाइक चला रहे थे और कैमरा बहुत दूर से हमें शूट कर रहा था। फिर पता लगा कट हो गया है, और फिर जहाँ पॉइंट पे हम रुके वहाँ से सेट पे आने का जो 5 मिनट की जो राइड थी,
जहाँ सिर्फ मैं और अक्षय सर थे। हाँ। मेरे लिए वो सबसे सरियल मोमेंट था। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बात की, वो अपनी बाइक चला रहे थे, तो वो बचपन की यादें होती है ना, जब आप देखते हो, आप छोटे हो, अक्षय कुमार बाइक चला रहा है, आप सिर्फ टीवी पे देखते हो कि बस सिनेमा में देखा था, लेकिन आज के दिन आप उनके पीछे बैठे हो और अक्षय सर बाइक चला रहे हैं, आपकी कुछ बात नहीं हो रही, मैंने कुछ बात नहीं, मैं बस आंखें बंद करके वो फील कर रहे फील हो कर रहा हूँ कि moment। भाई अक्षय सर बाइक चला रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ। तो वो जो मेरे लिए मोमेंट था, ऐसा लगता है कि बचपन में आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कभी होगा कि आपके जो हीरोज़ हैं, आप उनके साथ इतने क्लोजली बात करोगे, बैठोगे, परफॉर्म करोगे, इतनी सारी चीज़ें शेयर करोगे, आप खा रहे हो साथ में, आप मस्ती कर रहे हो साथ में। तो वो ऐसा लगता है कि हाँ, बॉम्बे आए हैं तो शायद कुछ तो अचीव किया है। अभी बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो ये मोटिवेट करती हैं कि मोटिवेट भी करती हैं और आपको लगता है कि बहुत ही सुंदर है, मतलब लाइफ़ यही तो है, जो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तो आप जीते हो। अग्री। अक्षय कुमार के बारे में ना एक चीज़ मैंने और बहुत सुनी है और बहुत सारे लोगों से सुनी है कि वो सीन्स में बहुत बार ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं जो शायद स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होती हैं, बट सीन इनहैंस हो जाता है। जैसे आजकल जो ना और रुपया ना लिया कि बहुत सारी फ़िल्मों में बहुत सारे सीन्स ऐसे जहाँ पे वो शायद नहीं है, बट उन्होंने उस सीन को और बूस्ट करने के लिए डाल दिया। जब आप शूट कर रहे थे साथ में तब कुछ ऐसा नोटिस किया? एक्चुअली सरफिरा क्या है, थोड़ी सीरियस फ़िल्म है, सीरियस फ़िल्म, तो हाँ। उसमें वैसे मोमेंट्स डायलॉग्स में बहुत कम है, लेकिन कई बार ऐसा होता था वो बहुत इम्प्रोवाइज़ करते थे या वो ऐसे मोमेंट डाल देते थे, स्पेशली गानों में, क्योंकि गानों में हम काफ़ी फ़न कर रहे हैं, तो उन्होंने गानों में कई ऐसी एक्टिविटीज़ की जो कि हम ये कर सकते हैं, मस्ती कैसे दिखाएँ कि 3 दोस्त हैं, मस्ती कर रहे हैं, या फिर राधिका है तो कैसे हम 5 लोग हैं, क्या मोमेंट्स डालें कि वो फ़न लगे। जब एक सीन है जहाँ पर अक्षय सर की शादी हो रही है उस वीर के कैरेक्टर की, तो इन ऐसे मोमेंट जहाँ पर हम वो लिबर्टी ले सकते हैं कि हाँ, उस सीरियसनेस को हम थोड़ा तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो मोमेंट्स वैसे नहीं हैं, मस्ती वाले मोमेंट्स हैं। तो उन्होंने, मुझे लगा कि हाँ, ये वो अक्षय कुमार सर हैं जिनको मैं सालों से देखता हूँ, वो जो उनका मैं फ़ैन हूँ कॉमेडी का, वो मैंने देखा। तो कई बार तो मैं ऐसे हँस जाता था कि मैंने कहा अरे यार! सर क्या करते हैं यार, कि वो मूवमेंट में कुछ भी कर देते हैं। कई बार तो एकदम सीरियस सीन में भी वो सीरियस है, लेकिन मैं उनको देखता था, मुझे ऐसे कोई हेरा-फेरी का सीन याद आ जाता था, तो मैं उस मोमेंट से निकल जाता था। मैं, नहीं सौरभ, यू आर इन दैट, अभी सीन है, अभी ये परफॉर्म करना है, ये कैरेक्टर है। लेकिन कभी-कभी वो मोमेंट्स होते थे जब आप चले जाते थे उनके वो परफॉर्मेंस कि में। हम नॉस्टैल्जिया हाँ, में आप नॉस्टैल्जिया। हमारे दिमाग में वो चले जिनको हम हाँ, देखते हुए बड़े हुए। करेक्ट। करेक्ट। क्या कुछ और आ रहा है? मैं अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, आपने एक छोटा-सा हिंट तो दिया, विशाल फूरिया के साथ हाँ, कुछ बातचीत है। उनके साथ बातचीत चल रही हाँ। है। मैंने अभी एक फ़िल्म ख़त्म की है जिसमें मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ। वो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। ठीक है, नाम बता सकते हैं या इजाज़त नहीं है उसकी अभी? नाम तो अभी टेंटेटिव ही है, लेकिन है। प्रणय जिन्होंने अकेली डायरेक्ट की थी हाँ, हाँ, फ़िल्म, आई हाँ, थिंक वो डायरेक्टर हैं उनके। ओके। तो उनके साथ एक फ़िल्म आ रही है। तो अभी तो यही है। उसके अलावा एक और फ़िल्म है जो अभी फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर रही है। उस फ़िल्म का नाम है द प्राइवेसी। हाँ, उसमें राशिद देशपांडे हैं और मैं हैं। थोड़ी इंडिपेंडेंट फ़िल्म है, तो उस स्पेस में है, तो फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर रही है। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी मैं अच्छी स्क्रिप्ट्स का वेट कर रहा हूँ जो आएँ। कुछ आ रही हैं तो मैं देखता हूँ कि अब इस स्टेज में मुझे उस तरीके के प्रोजेक्ट्स करने नहीं करने। तो सारी बातें चल रही हैं, देखते हैं। ग्लैड, मैं आपको और देखना चाहूँगा। मैं नहीं, सारी दर्शक, आप भी, इनफैक्ट हम चाहते हैं आप अलग-अलग जॉनर में हम दिखें, वो चीज़ एन्जॉय करें। इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले 2 आखिरी सवाल। एक है, मैनिफेस्ट करते हैं चलिए। मुझे 5 डायरेक्टर्स के नाम बताइए जिनको आप चाहते हो कि अविनाश मेरे को इनके साथ काम करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, और मैं करके रहूँगा। विशाल भारद्वाज सर, ठीक है, अनुराग कश्यप सर, ठीक है। राजू हिरानी सर, और बिजॉय नाम्बियार, और आशुतोष गोवारिकर सर। लवली, क्या सिलेक्शन है। इनमें से किसी से भी कुछ भी हल्की-फुल्की बात हुई है? नहीं, मैं आशुतोष गोवारिकर सर के साथ काम भी कर चुका हूँ, हाँ। लेकिन वो मन भरने वाला काम नहीं हुआ हाँ, ना वो नहीं अभी? हुआ। हाँ। मैंने उनकी सीरीज़ की थी एक एवरेस्ट, जो स्टार प्लस पे आई थी। तो मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा है, लेकिन मेरी अभी भी कई बार बात होती है उनसे। अभी कुछ समय पहले मैंने एक ऐड किया था एरियल का, तो मैंने देखा, मैं वॉक कर रहा था, मैंने मिस्ड कॉल देखी, तो आशुतोष गोवारिकर। मैंने कहा सर, आशुतोष सर ने कॉल किया। पहले तो मैं सरप्राइज़ हो गया, गलती से तो नहीं लग गया। तो मैंने सर को कॉल किया, तो मेरा सिराज कैरेक्टर नेम है, तो उस शो में था। तो उन्होंने कहा, हाँ, एवरेस्ट में। तो उन्होंने कहा, सिराज तुम्हारा भी ऐड देखा मैंने एरियल का यार, बहुत अच्छा।
तो मेरी बात 10 साल बाद हो रही है उनसे, सीधा उनका कॉल आना मेरे लिए, तो मैंने कहा सर आपने कॉल किया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, मेरे को ऑफ कोर्स आपके साथ दोबारा काम करना है। तो देखते हैं जल्दी अगर उनके साथ भी कुछ वर्कआउट होता है, मैं तो बस यही हो उम्मीद करता जाएगा, हूँ। बिल्कुल होगा। आखिरी सवाल, मैं यहाँ पे कुछ किताबें देख रहा हूँ और मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि उसमें अधिकतर जो किताबें हैं वो हिंदी हैं, जी। है ना? और मैं हिंदी बहुत पढ़ना और बातचीत करना मेरे को ज़्यादा पसंद है। ऐसी 5 किताबें जो आप हमारी ऑडियंस को सजेस्ट करो कि यार अगर आप नए पढ़ने वाले भी हैं, बहुत लोग क्योंकि किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बुक्स वगैरह, तो ये कुल मिला के 5 किताबें जो शायद आपको पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से मंटो की कहानियाँ जो हैं, हुँ, सादत हसन मंटो की दस्तावेज़ अगर आप एक हुँ। भी ले लें तो उसमें काफ़ी कहानियाँ हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा गुलज़ार साहब की नज़में हैं, उनकी पोइट्री है, वो आप पढ़ सकते हैं। हुँ। चुगताई जी की जो लिहाफ़ है हाँ, हाँ। वो भी। तो और हाँ, गिरीश कर्नाड जी का ये भी अग्नि और बरखा भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से ये तो हैं हाँ, जो मैं चाह, और आषाढ़ का एक दिन, ये हाँ। एक नाटक है जो सबको पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं थैंक यू। चाहता हूँ हम आपको ऑन स्क्रीन भी और देखते रहें और ऐसे ही ऑफ स्क्रीन भी हम लोग खूब बतियाते जी, रहें। जी अविनाश थैंक जी। यू सो मच भाई थैंक यू, फॉर द थैंक यू, बातचीत। थैंक यू।